बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, 2020 अपने इख्तिताम को है और 2021 का सूरज तुलू होने का है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि इस साल का भी जायज़ा लिया जा सकता है और अगले साल क्या होगा पाकिस्तान की मैशत के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, अपोजिशन क्या करेगी, ये सारी बातें आज ज़ेर बहस लाई जा रही हैं। हुकूमत ये दावा लेकर आई थी कि वो इस मुल्क को कर्जों से निजात दिलाएगी, मुल्क की इकानमी को बेहतर करेगी, आम आदमी के मसाइल को कम करेगी, नौकरियां देगी, रोजगार होगा और मुल्क की मैशत जब बेहतर होगी तो मुल्क से गुर्बत का भी खात्मा हो जाएगा। लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद आज भी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठाए जाते हैं। मैशत की बहाली की बात की जाए तो तब भी कहा जाता है कि मैशत बहाल ना हो सकी, अगरचे एक्सपोर्ट बढ़ी हैं, उसके भी कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिस पर भी बात की जाती है। इसके साथ साथ कहा गया था कि इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी खत्म होगी, नौकरियां मिलेंगी, लेकिन आज भी नौजवान नौकरियों की तलाश में हैं। फिर महंगाई इस कदर बढ़ी कि 2020 में तो लोगों का कचूमा निकल गया। महंगाई बढ़ने के साथ साथ, बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो गई। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत अब भी दावेदार है कि आने वाले साल में मैशत भी बेहतर हो जाएगी और महंगाई पर भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ सियासत और अपोजिशन, हुकूमत दोनों एक दूसरे से दस्तों गिरबान रहे। 2021 में भी क्या अपोजिशन और हुकूमत के माबैन यही लड़ाई चलती रहेगी या कुछ बातें की जा रही हैं कि शायद अब कोई डायलॉग शुरू हो सकता है जिसके नतीजे में हुकूमत और अपोजिशन करीब आ सकते हैं और पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी कर सकती है। इसके साथ साथ ये भी मुस्तकबिल का मंजरनामा आज ज़ेर बहस है कि क्या जो NRO की बात हर रोज़ वज़ीर आज़म करते हैं कि कोई भी हुकूमत अपोजिशन के वो अराकीन जिनके खिलाफ मुकदमात हैं उनको NRO देगी तो वो मुल्क साथ गद्दारी करेगी। आज भी इसी मौक़िफ़ को दोहराया। ये NRO हुकूमत मांग रही है, अपोजिशन कहती है हुकूमत मांगती है और हुकूमत कहती है अपोजिशन मांगती है। आखिर ये NRO देगा कौन, कैसे देगा, या ये एक महज नारा है? ये भी आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू होगा। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मुल्क की मैशत 2020 में कैसी रही और 2021 का साल कैसी मैशत लेकर आएगा। क्या बेरोजगारी का खात्मा होगा, क्या महंगाई कम होगी, क्या 2021 में हुकूमत अपने वादे पूरे कर सकेगी? इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के मुमताज़ माहिर मैशत जनाब डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब। और जो NRO की बात की जाती है बार बार कि NRO हुकूमत मांगती है और कभी कहा जाता है अपोजिशन मांगती है, NRO मांगता कौन है, देगा कौन? एहतसाब के मुकदमात का फैसला क्या होगा? नैब के हवाले से जो हुकूमत और अपोजिशन का मौक़िफ़ है, इसमें किस हद तक दोनों करीब आ सकते हैं? इस हवाले से हमारे साथ आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क के मुमताज़ कानूनदान साबिक़ अटार्नी जनरल जनाब इरफान कादर साहब। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुल्क की मैशत का जायज़ा लेंगे, 2020 की मुल्क की मैशत और 2021 में क्या होगा, जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी के साथ। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। मुल्क की मैशत का हम जायजा ले रहे हैं। 2020 में मुल्क की मैशत कैसी रही और 2021 में क्या जो हुकूमत दावे कर रही है, जो दावे तो पहले भी करके आई थी तब्दीली के, लेकिन उसमें अब तक तो तब्दीली कोई ख़ास नज़र नहीं आवाम को आई। लेकिन क्या 2021 में हुकूमत इन मामलात पर काबू पा लेगी, ये भी आपसे जानेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि 2020 में मुल्क की मैशत को अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो कैसी रही? मैं ये समझता हूँ कि जो आदाद शुमार 2020 के इख्तिताम पर बेशतर अहम माशी अशारिये उससे ज्यादा खराब हैं जो इस हुकूमत को विरसे में मिले थे और मईशत को बदस्तूर संगीन खतरात और संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। अलबत्ता ये हमने ये देखा कि जुलाई से नवंबर तक मईशत के कुछ शोबों में बेहतरी नजर आई, मगर उसके मुतालिक नंबर 1 ये आर्जी बेहतरी है, नंबर 2 इसमें इतने ज्यादा तहफ्फुज़ात हैं। लेकिन आर्जी कैसे? डॉक्टर साहब जरा थोड़ी थोड़ी वजाहत करते जाइए, आर्जी कैसे है? देखिए, बात मैं अर्ज कर दूं, मिसाल के तौर पर पहले ये बात ये कर रहे हैं जारी हिसाबात का खसारा, ये शुरू से ये दावा कर रहे हैं कि जी हमने इसमें जबरदस्त कामयाबी ली है और इसकी तकरार कर रहे हैं कि पहले ये 20 अरब डॉलर से 3 अरब डॉलर पर आई और जुलाई के बाद से 1.6 अरब डॉलर सरप्लस हो गया। मैं अगर आपके प्रोग्राम में ये कहूँ कि दिसंबर से पहले के महीने में ये मनफी नजर आएगी आपको करंट अकाउंट डेफिसिट। मैं तो कोई लंबी तारीख तो नहीं दे रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुमकिन है कि अप्रैल में ये मनफी आ जाए। उसकी वजह क्या होगी? देखिए, वजह ये है कि तरसीलात से ये इजाफा हुआ है। अभी तक ये गलत ख्याल है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। आज भी हमारा एक्सपोर्ट नीचे है जो जून 18 में था। हमने जो कुछ खेल किया है, मैं तो डिमांड ये करूंगा कि उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट को 2020 में इन्होंने क्यों इतना ज्यादा गिराया, मईशत को क्यों चोक किया,
जिससे गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी और पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन हुई। पहले मैं आपसे ये बताऊं कि ये आर्जी क्यों है। देखिए, 2.5 अरब डॉलर की तरसीलात बढ़ी हैं जुलाई से नवंबर तक, 2.5 बिलियन डॉलर। अब ये 11.8 अरब डॉलर हो गई। पिछले साल इसी मुद्दत में थी 9.3। तो 2.5 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस बढ़ी हैं और आपका फाजिल खसारा जो है वो 1.6 है। अगर ये रेमिटेंसेस गिरे, जो कि लाजमी गिरेंगी, कोई किसी को कोई शुबा नहीं है, तो ये माइनस में आ जाएगा। नंबर 1, देखिए हुआ ये था कि पेंडेमिक के बाद ट्रैवलिंग बंद हो गई, तो मिडिल ईस्ट से दूसरे लोग जब पाकिस्तानी आते थे तो वो 10,000 डॉलर फीकस ले आया करते थे, तो वो ट्रैवलिंग बंद हो गई, तो वो अपने पैसे बैंकों के थ्रू भेज रहे हैं। ये हमेशा तो नहीं रहेगा, नंबर 1। दूसरी बात ये कि मशरकी वस्ता में जो हालात हैं और जो पाकिस्तानी के मुतालिक खबरें आ रही हैं कि शायद उनको आना पड़े, तो वो भी तो बेयकीनी का शिकार हैं, तो वो अपने पैसे यहाँ मुंतकिल कर रहे हैं ताकि अपने आप को कुछ कर सकें बेयकीनी की वजह से। तो इस तरसीलात को अगर हम अपने ले जाते सरमायाकारी की तरफ, तो पाकिस्तान की मईशत आसमान पर जाती। हमने बरामदात को गिरने दिया। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जुलाई से नवंबर में भी हमारी एक्सपोर्ट गिरी है पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में। जून 18 को जो हमारी 2018 में जो इनको विरसे में मिली थी बरामदात, आज भी उससे नीचे है। हमने जो गड़बड़ की है, जो मुल्क के साथ ज्यादती की है, वो पहाड़ जैसी गलतियां की हैं, अगर उनको गलतियां कह सकें। या न्यू ग्रेट गेम खेला है, ये तो फिर कौम डिसाइड करेगी। पहली बात मैं आपको बता दूं, देखिए जुलाई 18 से जुलाई 20 तक 16 अरब डॉलर का हमने रेमिटेंस इंपोर्ट गिरा दी। और 16 अरब डॉलर की आपका 20 से वो आया है, 3 अरब डॉलर पर आया है। तो ये आपने इंपोर्ट गिराई, आपने मईशत को चोक कर दिया। और अगर मैं आपसे अर्ज करूं कि 2010-20 का जो लेकिन डॉक्टर साहब, हुकूमत का मौक़िफ़ ये आता है कि हमने इंपोर्ट्स इसलिए गिराएं कि लोकल अशिया लोग इस्तेमाल करें, इंपोर्ट में हम रहेंगे तो हमारा जो है वो पाकिस्तान से पैसा बाहर जाता रहेगा। देखिए, ये तो मेरे ख्याल से कौम को धोखा देने वाली बात है। मैं अभी आपको साबित कर दूंगा कि गलत किया उन्होंने। 3 गलतियां ऐसी की हैं जिनको 6,000 अरब रुपए का हमें मईशत को नुकसान पहुंचाया है। 6,000 अरब रुपया इंपोर्ट्स का मैं बता दूं। देखिए, बजट जब आया था जून 2020 में, ये कहा था कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हम 3% लाएंगे। आप बजट तकरीर में निकाल लीजिए, बजट डॉक्यूमेंट में लीजिए, ये -1 पर ले गए, यानी 3 अरब डॉलर। होना चाहिए था ये तकरीबन 8 अरब डॉलर, ताकि मईशत भी तो चले ना। अगर आप अपना कारखाना बंद कर दें और फिर क्या कि जी मेरी तनख्वाही कम हो गई, मेरा बिजली का बिल कम हो गया, हमारी 3 साल की जो ग्रोथ रेट है वो पाकिस्तान की तारीख में सुस्त तरीन होगा, औसत 3 साल का। और जब ये 5 साल पूरे होंगे तो ये जो औसत हमारी शरह नमू होगा, ये जो है विरसे में मिला था उससे नीचे होगा। तो मैं जो आपसे कर रहा हूँ कि बजट डॉक्यूमेंट में लिखा था कि हम 3% और जीडीपी करंट अकाउंट डेफिसिट दिखाएंगे। अब 1 साल में 10 अरब डॉलर की आपने इंपोर्ट कम कर दी, ठीक, तो आपका जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 8 अरब के बजाय 3 अरब ले गए, तो आपने चोक कर दिया। तो चोक करने की जरूरत क्या थी, ये तो तहकीकात करें कि जब बजट डॉक्यूमेंट अप्रूव हुआ था कि किसने फैसला किया कि पाकिस्तान की मईशत को चोक कर दें, बेरोजगारी बढ़ा दें, गुर्बत बढ़ा दें, बरामदात गिरा दें और रेमिटेंस जो आ रही है उससे कवर कर लें। एक तो ये बड़ी बात है। लेकिन बरामदात के हवाले से डॉक्टर साहब, हुकूमत समझती है कि हमने इसमें गेन किया है, खासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी चली है, हमें जो ऑर्डर्स बाहर से मिले हैं उसमें इजाफा हुआ है। देखिए, मैं तो एक फिगर दे रहा हूं जो स्टेट बैंक की है। जुलाई से नवंबर 2020 तक जो पाकिस्तान, जुलाई से नवंबर 2020 तक हमारी बरामदात गिरी है। हमारी बरामदात इस साल फाइनेंशियल ईयर 2018 से भी नीचे है। तो किस बुनियाद पर कह रहे हैं? देखिए, आपने $1 पर 36 रुपए गिरा दिया, 36 रुपए फी डॉलर आपने रुपए की कदर गिरा दी। बरामद कुल निजाम को आपने बेतहाशा मराद दे दी। शरह सूद को आपने तकलीफ दे हद तक गिरा दिया। इसमें अब ये फखरिया कह रहे हैं कि हमने 3 महीने में जो इंटरेस्ट रेट गिराया है वो दुनिया में सबसे कमी की है। तो क्या खुदा न खास्ता पेंडेमिक में सबसे ज्यादा कमी नुकसान पाकिस्तान में हुआ था? दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमी इंटरेस्ट रेट में हुकूमत स्टेट बैंक ने हमारी की है, दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं की। स्टेट बैंक की रिपोर्ट में लिखा। डॉक्टर साहब, लेकिन ये सारी जो मईशत की तबाही है मौजूदा हुकूमत पर तो नहीं डाली जा सकती। देखिए, बात ये थी कि मैं इससे कभी भी मुत्तफिक नहीं रहा। जब जून 2019 को आपने बजट दे दिया, ठीक, तमाम तबाही बर्बादी देखने के बाद
वो बजट के आदाफ हासिल नहीं हुए और आप नीचे चले गए उससे जो आपको विरसे में मिली। ठीक। रुपए की कदर मैंने आपको बताया, स्टेट बैंक का रिकॉर्ड पर मौजूद है कि हमारा रुपए की कदर जो है जमीनी हकायक के मुताबिक है। 2018 में उन्होंने कहा था, 2017 में कहा था। अब ये 36 रुपए जो गिर गई, ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर आप जब ये कह रहे थे जमीनी हकायक के मुताबिक है, जून 2019 का बजट में क्यों नाकाम हुआ? जून 2020 का बजट क्यों नाकाम हुआ? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये नहीं कहा कि IMF के पास जाना हमारी गलती थी? वो गलती नहीं थी, वो सियासी फैसला था। आप कौम को ये बताना चाह रहे थे। आपने ये कहा था कि हम 100 दिन के अंदर टैक्स मबनी पॉलिसी लाएंगे, वो आप 5 साल में भी नहीं ला रहे। आपने ये कहा था कि बजट खसरा बड़ा अहम है, 10 नुकाते हिकमत अमली दी थी इलेक्शन से कुछ पहले। उसमें ये कहा था कि हम उन वजूहात को दूर करेंगे जिनकी वजह से हमारा सर्कुलर डेट पैदा होता है। अब वो 1200 से 2300 अरब पहुंच गया। वो आपने तो दूर नहीं की बल्कि वो बढ़ा दिया। अब आप ये कहते हैं कि हमारी बिजली के 10 सबसे ज्यादा हैं। तो वो तो आपके इसलिए है कि आपने GST भी लगाया, पेट्रोल के 10 भी बढ़ाए, बरामदात आपकी आ नहीं रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, मईशत आपने चोक कर दी, टैक्स GDP रेशो आपने गिरा दिया। तो अगर टैक्स GDP गिरता है और बजट खसारा बढ़ता है, तालीम का एलोकेशन कम करते हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी? बजट तो आपका अपना था, वो सारी तबाही आप देख चुके। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता 2020 में कोई एक भी अच्छा काम नहीं किया गया मईशत के हवाले से? देखिए, मईशत के हवाले से अच्छा काम अगर आप इस तरीके से देखें कि जब एक 22 करोड़ का आबादी का मुल्क है तो बहुत सारे अच्छे काम होते हैं, बहुत से खराब काम होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि खराबियां इतनी ज्यादा हैं, खराबियां इतनी ज्यादा की हैं, और उसकी वजह मैं आपको बता दूं। बिल्कुल बात वो ये था कि जब आप ये फैसला कर लें कि हमने ताकतवर तबकों को नाराज नहीं करना, हमने ताकतवर तबकों के दबाव पर फैसले करने हैं, वरना हुकूमत गिर जाएगी। क्या इसमें आपसे ज्यादा कौन इस बात को जानता है कि अगर ये उन लोगों को नाराज कर दें, अपने लोगों को, वो 5 पार्टियां छोड़ दीजिए, इनके अपने लोग तैयार नहीं होंगे उन चीजों के लिए जिसका कि इन्होंने वायदा अपना इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले किया था। मगर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लोग ये कहते हैं कि जी 5 पार्टियों का मजमू है। मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। आप ये याद करें कि 2013 से 2018 तक जी जब खैबर पख्तूनख्वा में जो पावर सूबे की थी NFC अवार्ड के तहत, मैं आपको जिम्मेदारी से रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि उन्होंने तालीम और सेहत और एग्रीकल्चर टैक्स में उससे बेहतर नहीं किया जो पंजाब और सिंध ने किया। ठीक। तो डॉक्टर साहब, इनकम टैक्स गोशवारे कम होना, इसकी वजह क्या हो सकती है? लोगों का ट्रस्ट लैग कर गया, वजह क्या है? या FBR की रिफॉर्म्स ना हो सकी? देखिए, FBR की रिफॉर्म्स तो 5 साल में भी नहीं होंगी। तमाशा जो खेल हो रहा है वो ये है कि इन्होंने जब विथहोल्डिंग टैक्स लगाया था तो जिन लोगों की आमदनी कुछ नहीं थी, तकरीबन 10 लाख रिटर्न ऐसी आई थी जिसमें नील आमदनी दिखाई गई। ठीक। नील रिटर्न दिखाई गई थी, उसमें कि आप विथहोल्डिंग टैक्स काट रहे थे। फिर उसके बाद आपने दूसरा कानून बना दिया कि अगर आपको पैसा बाहर भेजना है, मार्केट से डॉलर खरीद के, तो आपको फाइलर होना चाहिए। ऑफिशियल फिगर है 10 लाख लोगों ने नील रिटर्न फाइल की, लेकिन फाइलर बन गए। अब वो तो फंस गए। और हुकूमत ने भी एक और तमाशा किया, मैं आपको बता दूं। आपको याद होगा कि 15-20 साल से ये बात हो रही थी और एमनेस्टी में भी ये बात आई थी कि जो लोग इस एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाएंगे हम उनके असासे जब्त करेंगे। ये कानून बन गया था, कानून था, उन्होंने नहीं किया। अब जो नए हमारे मुशीर साहब आ गए, स्पेशल असिस्टेंट, उन्होंने एक और खेल कर दिया। उन्होंने अखबार में इश्तहारात शाये करा दिए कि 10 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल दी की, 74 लाख लोग जो हैं वो इस पसंद के हैं जो गलत फिगर दे रहे हैं, हम उनको उनकी आमदनी को पकड़ेंगे। अब उन्होंने जो 20 साल से आप बात कर रहे थे कि हम असासों को पकड़ेंगे, उसके बाद वो 1 करोड़ लोगों से कह रहे हैं कि आपने जो इनकम डिक्लेयर की वो सही नहीं है। तो 1 करोड़ लोगों का लेके इसलिए आए हैं कि बाकी 3 साल निकल जाएंगे। तो आप ये देखिए, जो असासे आपके पास हैं, बैंकों के डिपॉजिट पड़े हैं, उस पर आप हाथ नहीं डाल रहे। कह रहे थे मैं एक उनके आप दिखाइए, इश्तहार शाये करा दिया उन्होंने, 74 लाख 10 लाख। तो बेसिकली हम लोग ताकतवर तबकों को नाराज नहीं करना चाहते, हम मैशियत को दस्तावेजी बनाना नहीं चाहते। मैं इस हुकूमत के लिए नहीं कह रहा, फौजी हुकूमत आ जाए या बाकी 2 पार्टियां आ जाएं, ये आ जाएं, इनकी पॉलिसियां यकसा हैं। क्योंकि जो बार मैं बात कह रहा था, और वो ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा ने 2013 से 18 में, जहां इनके पास निस्बतन बेहतर लोग थे, दूसरी पार्टियों से वो नहीं थे, उन्होंने एग्रीकल्चर और तालीम और सेहत में कोई वायदा पूरा नहीं किया।
वही किया जो पंजाब और सिंध में हुआ है। तो आंखें खुलनी चाहिए थी। अब जो कहते हैं जी हमें तजर्बा नहीं था, तो 5 साल का तजर्बा तो आपको वहां था और 2 साल का तजर्बा आपको यहाँ हो गया केपी। तो क्या केपी में आज एग्रीकल्चर टैक्स है? क्या केपी में तालीम का बजट उससे ज्यादा है जो सिंध में है? ये जवाब है नहीं। उनका भी वही टैक्स का बजट है, वही प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं लगाते, वही तीनों पार्टियों की पॉलिसियां यकसा हैं। फर्क सिर्फ ये आ गया कि इन्होंने, क्योंकि इनके पास मजमुआ था, चोर डाकू और ताकतवर तबकों को नवाजने में इन्होंने तमाम लिमिट्स क्रॉस कर दी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे लिए इतना खतरनाक सूरत हाल हो गई कि बांग्लादेश जो है 42 अरब डॉलर की जो है वो बैठा है और हम 13 अरब डॉलर तक कूद रहे हैं। हमारे 13 अरब डॉलर के रिजर्व हैं क्या? आपके 17 अरब डॉलर के कर्जे बढ़ गए। 17 अरब डॉलर के पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से कर्जे बढ़े, सबसे ज्यादा कर्जे से महंगाई बढ़ी, सबसे ज्यादा जो है बैरूनी सरमायाकारी गिरी, उसके बाद बजट खसारा बढ़ा, टैक्स जीडीपी रेशो गिरा। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने मईशत को चोक कर दिया, उनको पकड़े तो सही नहीं जिन्होंने ये किया कि रुपए की कदर को उसके साथ तमाशा किया, सरे सूद के साथ किया। 16 अरब डॉलर की रेमिटेंस अगर आप इंपोर्ट्स गिराएंगे, खुदा के गजब से डरे हैं। दोबारा मैं कह रहा हूँ 36 रुपए आपने गिराए डॉलर पर और बरामदात गिरी है, ये गलत कह रहे हैं। आप मिनिस्ट्री की रिपोर्ट देख लें, तो जब बरामदात गिरी है जुलाई से नवंबर, रुपया गिराया है, तो हमारा हुआ क्या? फिर सवाल मैं पूछूंगा। हाँ, तरसीलात आई हैं, लेकिन क्या आज उन्होंने हुकूमत ने सोचा कि जो आज तरसीलात आ रही हैं जिनसे ये बजट का खर्चा कम कर रहे हैं, तो अगर ये खुदा न खास्ता वापस आए, किसी के पास कोई कॉन्टीजेंसी प्लान है क्या कि ये लोग जब वापस आएंगे तो क्या करें? इनका पैसा तो आप खा गए, आपने तो जो है ना इसको करंट अकाउंट में डाल दिया। ये लोग जो आएंगे उनके लिए कोई प्लानिंग है? कैसे रिहेबिलिटेशन होगा? और अगर 24 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आधी रह गई तो क्या हमने सोचा इस झटके को कैसे संभालेंगे? हम तो 500 मिलियन डॉलर पर हिल जाते हैं। तो ये जो खतरात मुझे नजर आ रहे हैं, हुकूमत को पता है, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि 3 साल गुजारने हैं, बाद में देखा जाएगा, चोर डाकू पे कर लें। सवाल ये कि रेमिटेंस गिरने का खतरा, समंदर पार पाकिस्तानियों के आने का खतरा, IMF का प्रोग्राम, देखिए तेल की कीमतें बढ़ने वाली है। मैं तो कह रहा हूँ इस साल ही करंट अकाउंट डेफिसिट माइनस में हो जाएगा, मैं आप बता रहा हूँ। तो ये फखरिया क्यों कह रहे हैं कि जी हमने सरप्लस कर दिया? वो तो अभी माइनस में होने वाला है आपका, क्योंकि आपने बरामदात नहीं बढ़ाई है। ये बहुत संगीन मसला है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ हक़ाइक़ को हम तस्लीम करें और फिर आज पॉलिसियाँ बनाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहसन सिद्दीकी साहब। प्रोग्राम का वक्त चूँकि बहुत मुख्तसर है, हमें एक और सेगमेंट में जाना है और हमने डिस्कस करना है कि NRO जो आज भी वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं देगी और जो भी हुकूमत देगी वो मुल्क के साथ वफा नहीं करेगी, क्या NRO वाकई अपोजिशन और हुकूमत के माबैन है या महज एक सियासी नारे? क्योंकि अब तो अपोजिशन भी नारे लगाना शुरू हो गई है कि हुकूमत NRO मांग रही है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब, मुल्क के मुमताज़ कानूनदान हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पूरा में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब इरफान कादर साहब, मुल्क के मुमताज़ कानूनदान। इरफान कादर साहब, 2020 में हम मुसलसल एक बात सुनते आ रहे हैं, कभी कहते हैं हुकूमत NRO नहीं देगी, कभी कहते हैं अपोजिशन NRO नहीं देगी। ये NRO देना किसने है? ये क्या सियासी नारा बन गया है? क्या अपोजिशन के इख्तियार में कोई NRO देना है या हुकूमत के इख्तियार में कोई NRO देना है? देखिए, NRO का जो मफहूम है वो ये 2007 का NRO था जहां से कि ये लफ्ज आया है। जी। और इसके तहत उस वक्त एक कंसेंसस डेवलप हुआ था पॉलिटिकल पार्टीज में और एस्टेब्लिशमेंट में, जो कि एक नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस के जरिए 2007 में इसको शाया किया गया और 4 माह बाद ये ऑर्डिनेंस जो है ये इख्तिताम पजीर हुआ आइन के नीचे। उस वक्त एक चूंकि इलेक्शन आने वाले थे तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन में गेन हासिल करने के लिए अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए जो एग्रीमेंट उनका हो गया था, जिस चीज पे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने एग्री किया था, जिसमें कि PMLN और पीपल्स पार्टी भी थे और जिसपे जनरल मुशर्रफ भी एक पिवटल रोल था और एस्टेब्लिशमेंट भी थी, सडनली हर किसी ने उसको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया ताकि इलेक्शन में उनकी पॉपुलैरिटी कम ना हो। और मेरी इस पे एक दफा जनरल मुशर्रफ से भी बात हुई तो वो खुद बड़े तंग आए हुए थे, वो कहने लगे ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो मुझे याद है उस गुफ्तगू के दौरान मैंने उनसे कहा कि जी ये आपकी गलती ये नहीं, मैं समझता हूँ कि ये वक्त का तकाजा था और ये फैक्ट है कि ये वक्त का तकाजा था। ये NRO जो कि इन लोगों ने उस वक्त नहीं कबूला, आज फिर NRO की बातें हो रही हैं और NRO जरूरी है और NRO अब भी होना चाहिए। और इस पे NRO
एक किस्म का ये एंटी थीसिस है, ये ऑपोजिट है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें आप मैनिपुलेशन करते हैं, आप पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करते हैं, कुछ लोग मिल जाते हैं और एक आधी सियासी कुव्वत को फौकियत दे देते हैं, वो मैनिपुलेशन है। लेकिन अगर सारे एक चीज पे एग्री कर जाएं और अपने कार्ड्स ले कर दें और हर बात सच सच सामने रख दें और उस पे इस तमाम लोगों के लिए एक किस्म के रूल बन जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए, तो ये फिर इंजीनियरिंग जो है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इस तरीके से खत्म हो सकती है। क्योंकि ये फैक्ट है कि पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, एहतसाब के अदारे भी इसके लिए इस्तेमाल हुए हैं, अदालतें भी इसके लिए इस्तेमाल हुई हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी इसके लिए इस्तेमाल हुई है, सियासतदानों ने भी अपने आप को इस सारी चीज में मुलव्वस किया है। तो लिहाजा अब ये तमाम स्टेक होल्डर्स अगर इकट्ठे मिल जाएंगे और मिल के हमेशा के लिए इसको उखाड़ के बाहर फेंक देंगे इस किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन के जरिए, तो मैं समझता हूँ कि ये NRO ये एक वाहिद रास्ता है। लेकिन मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब चूंकि एक दफा बार बार ये कह चुके हैं कि मैं NRO नहीं करूंगा, और वो जब भी कोई चीज कह देते हैं और बाद में जब सही चीज करते हैं तो फिर हर कोई उनको कहता है कि ये तो यू टर्न खान है। तो अब वो इस चीज से बचने के लिए फिर कह रहे हैं कि मैं NRO नहीं करूंगा। लेकिन इरफान कादर साहब, मुकदमात तो अपोजिशन के लोगों पर हैं, फिर अपोजिशन ये बात क्यों कह रही है कि हम हुकूमत को NRO नहीं देंगे? दोनों ये कह रहे हैं ना, मैंने आपको इसीलिए पूरी हिस्ट्री ट्रेस की है कि दोनों ये कह रहे हैं, जबकि दोनों को चाहिए कि मिलके तो ये NRO करें, फौरन करें, ताकि आइंदा पाकिस्तान में ये जो छोटी छोटी फजूल किस्म की लड़ाइयां हैं, ये जो दोहरा कानून है, उसमें आप सब जानते हैं कि ये जो हमारा जो एहतसाब का कानून है, ये पॉलिटिकल कंसेंसस से, तमाम स्टेक होल्डर्स के कंसेंसस से नहीं बना, ये थोपा गया था, ठोंसा गया था। लेकिन किसी ने तब्दील भी तो नहीं किया इरफान कादर साहब, किसी हुकूमत ने, ना पीपल्स पार्टी ने, ना मुस्लिम लीग नवाज। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी ने, क्योंकि कंसेंसस नहीं हो सका, अब जरूरत है उस कंसेंसस की, ताकि ये कानून जो है ये इत्तेफाक के साथ बने और जो जो तब्दीलियां इत्तेफाक के साथ की और फिर रूल्स ऑफ द गेम तमाम लोगों के लिए एक, और फिर अदलिया भी इत्तेफाक के साथ बने। अदलिया भी इत्तेफाक के साथ नहीं आ सकी, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब को रिस्टोर कराने गए थे मियां नवाज शरीफ साहब, जी, और मियां नवाज शरीफ ने भी उसका खमियाजा भुगत लिया है। अब सबको समझ आ गई है कि वो जो उस वक्त वन पार्टी रेस्टोरेशन थी अदलिया की, वो अदलिया जो है वो अपने आप को बचाते बचाते उन्होंने कानून का और आइन का इस तरह से वो क्योटिक डिसीजंस दिए हैं रिपीटेडली कि पाकिस्तान की जो जूरिस्प्रूडेंस है, पाकिस्तान के जो अदालती फैसले हैं, पाकिस्तान का जो एक लीगल ऑर्डर है, वो भी क्योटिक हो चुका है, उसको भी ठीक करना है। इसलिए अदालतें भी कंसेंसस के साथ हों, एहतसाब के अदारे भी। लेकिन इरफान कादर साहब, अगर इस बार NRO होता है, उसके खद्दोखाल क्या होंगे, क्या एजेंडा क्या होगा, क्या चीजें तय पाएंगी? हाँ, इस दफा अगर NRO होता है तो उसमें उसका एजेंडा ये होना चाहिए कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वहां पे बिल्कुल ऐसा ना हो कि जो अनइलेक्टेड लोग हैं वो इलेक्टेड लोगों को बार बार उठा के तो निकालना शुरू कर दें, और उस पे वो जो एहतसाब हो, ऐसा कमीशन बने जिसपे कि हमारी जो अफवाज पाकिस्तान के लोग हैं वो भी हों, सियासतदान भी हों, और उसमें अदलिया के जज साहिबान भी हों, कोई सीक्रेट काहो ना रहे, तमाम लोग जो हैं उसके दायरे में आते हैं उस कानून के, और वो कानून सब पे यकसानियत के साथ उसका इतलाक हो, करप्शन की हद तक। लेकिन जो मौजूदा मुकदमात हैं इरफान कादर साहब, फिर उनका क्या बनेगा? हाँ, अब मौजूदा मुकदमात में मैं आपको बताता हूँ कि मौजूदा मुकदमात में जनरल मुशर्रफ का जो कानून था NRO, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कहा था कि वो केसेस जो है वो जो कि पॉलिटिकल, जिनमें एक वो इंटरफियरेंस हुई है या जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनाए गए हैं, उनको खत्म किया गया था। तो अब इनको चाहिए कि जो केसेस जो रह गए हैं जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, उनको शिफ्ट करें, और वो बड़ी आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं। और उस तरह के जो केसेस हैं उनमें से कुछ केसेस जो वेरीफाइबल हैं, वो तो उनको बता दें कि भाई इसमें आपने इतना पैसा देना है, आपकी लायबिलिटी इतनी बनती है, उसमें अगर आप सपोजिंग इतनी लायबिलिटी अदा कर देते हैं और वो ठीक है तो आप देन यू गो स्पॉट फ्री। लेकिन आइंदा से अगर कोई इस तरह की करप्शन हमारे सामने आएगी तो फिर हमारा कानून जो है सबके लिए अप्लाई करेगा। लेकिन इरफान कादर साहब, जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात हैं, मरियम नवाज के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, वो तो इसे कहते हैं ये पॉलिटिकल मुकदमात हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये करप्शन के मुकदमात नहीं है? हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि
ये जो एसेट बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम का जो प्रोविजन है, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस ही एहतसाब एक्ट 1997 में किया गया था, जो कि जनरल मुशर्रफ ने 99 के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में रिटेन किया था। और ये इतना खतरनाक प्रोविजन है कि कोई भी शख्स जिसके पास के खासी जायदाद है ओवर द ईयर्स, उसको अगर एकदम कहा जाए कि अब तुम एक्सप्लेन करो पिछले 30 साल के अरसा से, तो शायद कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो इस तरह के जो कवानीन है, जो कि आप एक थ्रू लीगल फिक्शन आप कह देते हैं कि ये तो करप्शन हो गई है, लिहाजा जिस तरह विलफुल डिफॉल्ट है फॉर एग्जांपल, उसको भी करप्शन के जुमरे में थ्रू लीगल फिक्शन ले आए। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं, इनमें ऑब्वियसली इनको चाहिए कि ऐसी तरमीम लाई जाए कि बेगुनाह कोई ना फंसे। और इस तरह के जितने भी केसेस, बहुत सारी कन्विक्शंस भी इसमें हुई हैं जो कि गलत कन्विक्शंस हुई हैं एसेट बियॉन्ड नोन सोर्स पे, मैं समझता हूं कि उन लोगों को भी बरी जिम्मा करार देना चाहिए। क्योंकि अगर आप लेकिन इस तरह तो फिर इरफान कादर साहब, इस तरह तो अगर आपकी बात मानी जाए तो फिर मैं इरफान साहब जी मैं सिर्फ एक सेकंड, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये अगर आप रिकवरीज देखें ना, तो नैब ने जहां के बिलियंस ऑफ कई 100 बिलियन रिकवर कर लिए हैं, तो इस मद में इतनी कम रिकवरीज हैं कि अगर ये खत्म भी कर दिया जाए तो उससे कोई स्टेट की सेहत को असर नहीं पड़ता, बल्कि फ्यूचर में नोक पलक जो है ना हमारे कानून की संवर जाएगी। इरफान साहब, अगर इस तरह आपकी बात मानी जाए तो फिर मियां नवाज शरीफ का केस भी फिर करप्शन के जुमरे में नहीं आएगा, फिर तो उनका केस भी खत्म हो जाएगा। मियां नवाज शरीफ का केस तो मैं समझता हूँ वो ऑलरेडी खत्म हुआ ही हुआ है, उसमें तो कुछ भी अब नहीं रह गया ना। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो मौजूदा राइजुल वक्त कानून है वो भी फॉलो नहीं हुआ उस केस में। मसलन सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी कर दी कि आप 3 रेफरेंस फाइल कर दें। सुप्रीम कोर्ट तो अहकामात इस तरह के जारी कर ही नहीं सकती, क्योंकि रेफरेंस फाइल करना तो चेयरमैन नैब के सवाबदीद में आता है, उन्होंने फाइल करना है, उन्होंने इस नतीजे पे पहुंचना है कि ये जस्ट और फेयर है कि ये रेफरेंस फाइल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट अगर उनको इस तरह के अहकामात जारी कर देती है तो वो तो बजाते खुद वो जो सेक्शन 18 है उसकी खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने तो ओथ उठाया हुआ है कि वो कानून की पासदारी करेंगे, ना कि वो कानून अपने हाथ में लेके चेयरमैन नैब का मनसब अपने हाथ में ले लेंगे और खुद वो करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहली दूसरी बात यह है कि 3 रेफरेंस एसेट बियॉन्ड नोन सोर्स पे मैं कई प्रोग्राम में कह चुका हूँ, फाइल हो ही नहीं सकते। आपके पास एसेट्स 3 हो, 4 हो, 100 हो, 1000 हो, एक रेफरेंस फाइल हो सकता है। 1000 रेफरेंस, 100 रेफरेंस, 3 रेफरेंस नहीं फाइल हो सकते। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि नो वन इज टू बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। और यही चीज जो है नैब के कानून में भी बिल्कुल क्लियर है कि जब भी एसेट बियॉन्ड नोन सोर्स, जितने मर्जी एसेट्स हो, हमेशा एक रेफरेंस फाइल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 3 होते हैं। फिर अरशद मलिक का इशू बीच में बढ़ जाता है। अरशद मलिक साहब जो है वो इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी चीजें ऐसी जो सामने आ चुकी हैं, शवाहिद आ चुके हैं, जिससे कि उभाम पैदा हुआ है। और जब भी शक पैदा होता है तो शक का फायदा जो है वो हमेशा एक्यूज्ड को होता है, प्रोसिक्यूशन को कभी नहीं होता। और लिहाजा वो तो तीनों रेफरेंस मैं समझता हूँ कि उनकी कानूनी हैसियत तो अब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए उसका फैसला करे। यानी आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ के तीनों रेफरेंसेस दुरुस्त नहीं है, लॉ के मुताबिक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लॉ तो फॉलो ही नहीं किया गया इनका। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।